आप सभी का स्वागत है विद्या सेतु इंस्टीट्यूट में। आज मैं रजत शर्मा आपके लिए लेकर आ रहा हूं 100 डेज एनसीईआरटी क्लास फॉर पॉलिटी। वैसे तो आप सभी लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, असिस्टेंट कमांडेंट में पूछे जाते रहे हैं। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि इस क्लास के बाद आपको कोई और सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विद्या सेतु इंस्टीट्यूट का मतलब ही क्वालिटी है। क्वालिटी मेंटरशिप में, क्वालिटी टीचिंग में और क्वालिटी कंटेंट में। इस क्लास में हम कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। यदि आपको इस क्लास की फ्री पीपीटी नोट्स चाहिए तो आप विद्या सेतु इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं 100 डेज एनसीईआरटी की फर्स्ट क्लास। तो आप जानते हैं पॉलिटी होती क्या है और स्टेट, नेशन एंड गवर्नमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिटी क्या होती है। व्हाट इज पॉलिटी? राजनीतिक, इसको बोलते हैं हिंदी में राजनीतिक व्यवस्था। तो पॉलिटी जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका नाम जो है पोलिस, POLIS। एंशिएंट ग्रीक के टाइम पर सिटी स्टेट्स बोलते थे। ये सिटी स्टेट्स मान लीजिए आप, ऐसे सिटी स्टेट्स थी और ये ज्योग्राफिकल एरियाज थे कुछ, और ये नेचुरल बैरियर से डिवाइड थे। ये नेचुरल बैरियर से लाइक माउंटेन, रिवर्स, पहाड़, नदियां और जंगल, फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती थी, छोटी छोटी स्मॉल कम्युनिटी यहाँ पे रहती थी। तो ये सब यहाँ से इनका जो डेली जो ये लाइफ थी इनकी, और जो भी इनके इंस्टीट्यूशंस थे, सब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। तो वहीं से ये शब्द आया पॉलिस, उसी से बना है पॉलिटी। तो जानते हैं पॉलिटी क्या होता है। पॉलिटी रेफर्स टू सिस्टम। ये एक ऐसे सिस्टम को रेफर्स करता, इस सिस्टम का इसका तात्पर्य है कि थ्रू विच पॉलिटिकल पावर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सरसाइज इन सोसाइटी। कैसे पॉलिटिकल पावर ऑर्गेनाइज है और कैसे पॉलिटिकल पावर सोसाइटी में इंप्लीमेंट की जाती है। इसके क्या क्या, ये क्या क्या इसके इनकम, ये क्या क्या पॉलिटिक्स में क्या क्या रहता है पॉलिटी में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रहता है, जैसे कि लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव, ये लॉ बनाने वाला, लॉ मेकिंग बॉडी, ये लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली, और आपकी ये जुडिशरी जो आपकी जस्टिस करता है। एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट, जैसे लॉ बनाने वाला, लॉ कौन बनाता है इंडिया में? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल के रूल्स हैं वो, और रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स। क्या रिलेशन है बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन? तो पॉलिटी स्टडीज हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे पावर एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, हाउ डिसीजंस आर मेड, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, एंड हाउ अथॉरिटीज कंट्रोल विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे अथॉरिटी पॉलिटिकल सिस्टम में कंट्रोल होती है। सो इन सिंपल टर्म्स में अगर कहें तो पॉलिटी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, कैसे गवर्नेंस पूरा स्टेट को गवर्न किया जाता है, क्या पॉलिटी, ये पॉलिटी में आता है। अब इसको अगर हिंदी में देखें तो पॉलिटी मतलब राजनीति व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसके माध्यम, मतलब थ्रू विच किसी समाज में राजनीतिक शक्ति का संगठन और संचालन किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं सरकार की संरचना, राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राज्य और नागरिकों के बीच संबंध। अब हम देखते हैं कितने पिलर्स हैं पॉलिटी के। पॉलिटी के 3 पिलर्स, राजनीतिक व्यवस्था के 3 स्तंभ। फर्स्ट क्या है? स्टेट, सेकंड है सरकार, और तीसरी है संविधान। तो सबसे पहले समझते हैं राज्य मतलब स्टेट। तो ए पॉलिटिकल एंटिटी विद अथॉरिटी ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। एक राजनीतिक इकाई जिसके पास निश्चित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित यानी अनिश्चित नहीं, निश्चित भूभाग मतलब एक टेरिटरी होगी, और जनसंख्या पर शासन की शक्ति होती है। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन। तो अगर आप सपोज ये एक एरिया हो गया, डिफाइंड एरिया है, इसमें एक लोग रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन हो गई, ये डिफाइंड टेरिटरी हो गई। अब इस पर जो शासन कर रहा है वो ये पूरा स्टेट बन गया, ये डिफाइंड टेरिटरी, ये स्टेट कहलाता है। अब जो इसको स्टेट जो चला रहा है, जो गवर्न कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सरकार। द गवर्निंग मशीनरी दैट एक्सरसाइजेज स्टेट अथॉरिटी एंड परफॉर्म फंक्शन। शासन चलाने वाली संस्था जो राज्य की शक्तियों का प्रयोग करती है। राज्य है पूरा, राज्य में पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के लोगों को कुछ
चाहिए, उन्हें कुछ सिक्योरिटी देना, उनकी हेल्प करना, उनका मेंटेन ऑर्डर करना, ये सब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पूरा स्टेट हो गया आपका। अब इसको स्टेट को ये सब जो स्टेट दे रहा है किसी को, जो इसको सबको अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगा, वो सरकार होती है। सरकार कौन चुनता है? हम ही लोग चुनते हैं। अब सरकार जब चलेगी तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार सब अपनी मर्जी से करती चली जाएगी, कहीं इस पर लिमिटेशंस भी होंगी। ये तो है नहीं कि जो मन चाहा वो उन्होंने कर दिया। तो इसके लिए हम पे संविधान है, द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट रेगुलेट पावर एंड डिफाइन राइट्स। ये शासन के नियम जो सत्ता को नियंत्रित करते हैं। मैंने कहा ना अभी लिमिटेड, ये लिमिट करता है। ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? तो एक लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं। सरकार की एक सीमा इससे निर्धारित कर दी गई है, आप इससे बाहर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं जो आप मन चाहे वो करें, जिसको मन चाहे वो कर, कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं। आपकी भी एक पावर है, लिमिटेड है। कोई भी एनार्की नहीं होगी, कोई भी अपने मन मर्जी नहीं करेगा, और अधिकारों को परिभाषित करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था मुख्य 3 स्तंभों से मिलकर बनती है। इन तीनों से मिलकर ही पॉलिटी बनती है। ये तीनों घटक एक साथ काम करते हैं, मतलब ये तीनों घटक मतलब तीनों पार्ट्स, ये तीनों, ताकि देश सुचारू रूप से चल सके, नॉन कंट्री बढ़िया चल सके, एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाए सब फंक्शन। सो आप सबसे पहले जानते हैं राज्य क्या होता है, व्हाट इज ए स्टेट। तो स्टेट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। एक इसकी टेरिटरी हो गई और इसमें एक पॉपुलेशन हो गई, ये पूरा स्टेट हो गया। दैट हैज अथॉरिटी ओवर ए डिफाइंड टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, जो हमने अभी पिछली पढ़ा था। इट हैज द पावर टू मेक लॉज, इसकी पावर है लॉज को बनाना, उनको इन्फोर्स करना, उनको इंप्लीमेंट करना, मेंटेन ऑर्डर, इस टेरिटरी में पूरे ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉस को इन्फोर्स करना। द स्टेट रिप्रेजेंट्स द फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट गवर्न्स ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। इसका काम ही है, इसका स्टेट का काम है फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को गवर्न, फॉर्मल स्ट्रक्चर पॉलिटी जो होता है उसको, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया जो होता है ये वाला, आपको इस पे जो भी आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है स्टेट। अब ये एक एरिस्टोटल थे, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे एक। इन्होंने स्टेट के लिए एक बोला था, स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस। स्टेट जो है वो फैमिलीज, परिवार और गांवों का एक एसोसिएशन है, जिसका एम है गुड लाइफ को अचीव करना, गुड लाइफ। इनको फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स भी बोला जाता है। और ये प्लेटो के शिष्य थे, प्लेटो के ये शिष्य थे, मतलब प्लेटोन के गुरु थे, और ये ट्यूटर थे, मतलब टीचर थे। किसके? आपने नाम सुना होगा एलेक्जेंडर के। एलेक्जेंडर के ये टीचर थे, क्योंकि इनके फादर एलेक्जेंडर जो मैसिडोना के उस टाइम पे वो थे राजा, उनके फिजिशियन थे। तो इसलिए ये साइंटिफिक इनका एक आउटलुक था, साइंटिफिक तरीके से ये चीजों को देखते थे। हालांकि इन्होंने बाद में प्लेटो की भी काफी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन ये जो स्टूडेंट है प्लेटो के ही रहे हैं। तो इनका एक कॉमन इन्होंने बोला था, पॉलिटिक्स मींस, इनके हिसाब से पॉलिटिक्स का मतलब होता था लिविंग इन सोसाइटी फॉर गुड लाइफ। गुड लाइफ के लिए हम स्टेट में रहते हैं, केवल गुड लाइफ के लिए। तो इन्होंने बोला था स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर सेक ऑफ गुड लाइफ। तो इनका यह था कि जो लोग रहते हैं स्टेट में वो गुड लाइफ के लिए रहते हैं, केवल बाहर जो है वो बीस्ट रहता है, बीस्ट। इन्होंने बोला था मैन इज नेचर बाय एन पॉलिटिकल एनिमल, कि आदमी जो है एक पॉलिटिकल एनिमल है, उसका नेचर है पॉलिटिकल एनिमल का। लेकिन उस टाइम पे जो पॉलिटिक्स थी वो इनके लिए बस एक गुड लाइफ का वो था, कि गुड लाइफ को जीने के लिए स्टेट की जरूरत पड़ती है हमें। आज की पॉलिटिक्स से ये इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे हैरोल्ड लैस्की। ये इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटिश थे ये, इनका जन्म ब्रिटिश में हुआ था। और इन्होंने बोला था स्टेट इज अ टेरिटोरियल सोसाइटी। स्टेट एक टेरिटोरियल सोसाइटी है, एक सोसाइटी है स्टेट, जो गवर्नमेंट और सब्जेक्ट्स के बीच में डिवाइड है, क्लेमिंग सुप्रीमेसी ओवर अदर इंस्टीट्यूशन। सबसे स्टेट जो है वो सबसे सुप्रीम है, और गवर्नमेंट और सब्जेक्ट्स मतलब सिटीजन हो गए, यहां पे लोग हो गए, लोग, पीपल, इनके बीच में एक स्टेट डिवाइड होता है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था प्लूरलिज्म का। इनके इस कॉन्सेप्ट में था कि पावर इन सोसाइटी शुड बी शेयर्ड अमंग मेनी ग्रुप्स। तो इनका था कि पावर सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में शेयर होनी चाहिए, और केवल स्टेट के पास नहीं रहनी चाहिए। ये इनका मेन कॉन्सेप्ट था।
हैरोल्ड लेस्की थे, ये ब्रिटिश थे, इनका जन्म लंदन में ही हुआ था। अब देखते हैं 4 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। क्या चीज स्टेट्स को मिलकर बनाती है, मतलब एक स्टेट है तो क्या चीज ऐसी है जो इसको बनाएगी। तो सबसे पहले पॉपुलेशन, जनसंख्या। लोग नहीं होंगे तो स्टेट का कोई सेंस ही नहीं बनता। केवल आप सपोज करो एक टेरिटरी होगी, इसमें कोई रह ही नहीं ना, तो आप किससे गवर्न करोगे, कौन है यहाँ पे, किसके लिए आप वो कर रहे हो। तो सबसे पहले वी नीड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे इंडिया में अब इस टाइम पे कम से कम 1.4 अरब लोग रहते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया। सेकंड टेरिटरी, एक क्षेत्र चाहिए। जियोग्राफिकल एरिया इंक्लूडिंग लैंड, वाटर और एयर स्पेस अंडर स्टेट अथॉरिटी। भौगोलिक क्षेत्र जिसमें भूमि, जल और वायु क्षेत्र शामिल हैं। एक टेरिटरी हो गई, एक पॉपुलेशन हो गया, एक सरकार हो गई और एक सॉवरिनिटी हो गई। तो सॉवरिनिटी क्या होती है, सर्वोच्च शक्ति जो अन्य देशों से स्वतंत्र रहकर शासन करे। इंडिया 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले सॉवरिन नहीं था, क्योंकि इंडिया पे ब्रिटिश रूल करते थे उस वक्त पे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया सॉवरिन हो गया। हमने अपने डिसीजंस खुद लिए और हम पे कोई ना तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस था ना कोई इंटरनल इंटरफेरेंस था। हम इंडिपेंडेंट थे अपनी हर चीज में और आज तक हम इंडिपेंडेंट हैं। जब कोल्ड वॉर चल रही थी, जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट था और उसने अपनी सॉवरिनिटी की रक्षा की थी और हमेशा से हम करते आ रहे हैं। संप्रभुता बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये वाला। अब देखते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन। सरकार के क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है। तो सरकार की 3 ब्रांचेज होती हैं गवर्नमेंट की। पहला लेजिस्लेचर, जिसे आप बोलते हैं विधायिका, इसका नाम काम होता है लॉ बनाना। जो आपके इंडिया में कौन करता है, पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा। ऐसी आपकी स्टेट्स हैं, राज्य जो हमारे अंदर हैं इंडिया की स्टेट्स। ये स्टेट वाली स्टेट्स नहीं है जो मैं आपको बता रहा था, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो स्टेट पूरी ये हो गया, ये पूरा एक स्टेट हो गया। जैसे इंडिया को स्टेट बोल दो, पूरा इंडियन स्टेट। और ये हमारी जो स्टेट्स हैं ये राज्य हैं जो इंडिया के अंदर आ रही हैं। सपोज करो ये यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये गुजरात हो गया, ऐसे करके। तो हमारे यहाँ लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव हो गया कार्यपालिका, कौन जो उसको इंप्लीमेंट करता है, जो उसको लागू करता है। जैसे आप कह लो मोटर व्हीकल एक्ट है, बनाया किसने, पार्लियामेंट ने, कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपका 1000 का चालान हो जाएगा। लेकिन इसको इन्फोर्स कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। एक हो गया आपका जुडिशरी, जो जस्टिस करता है, न्याय। अब आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपके यहाँ हाई कोर्ट है, फिर आपके यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो ये इनका काम क्या होता है, लॉस को इंटरप्रेट करना कि लॉ सही है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसकी जुडिशियल उसका रिव्यू करना और उसकी मतलब सबको जस्टिस देना, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सरकार कितने प्रकार की होती है। तो गवर्नमेंट बेसिकली पहली है डेमोक्रेसी। एक अब्राहम लिंकन थे यूएस प्रेसिडेंट, इन्होंने बोला था डेमोक्रेसी होती है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से। तो इसमें शक्ति जनता के हाथ में होती है, सारी शक्ति जनता के हाथ में होती है। जैसे हमारे यहाँ वोट पड़ता है, आप लोगों ने वोट दिया था, आपने अभी 2024 में भी वोट दिया होगा, अब 2029 में आप लोग वोट करेंगे। तो ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी को। अब इंडिया में आप बताना कमेंट सेक्शन में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस चीज को जरूर। अब सेकंड होती है मोनार्की, शक्ति राजा या रानी के हाथ में होती है। जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यहाँ पे राजा है, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई वोटिंग नहीं होती वहां पे, नो वोटिंग। नेपाल में भी सिंस 2006 तक मोनार्की थी, फिर वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुए और मोनार्की की जगह वहां भी अब डेमोक्रेसी आ गई। एक होती है तानाशाही, शक्ति एक शासक के में केंद्रित होती है, मतलब एक ही आदमी सब डिसीजन लेता है। जैसे कि हिटलर था। अब आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया भी एक डिक्टेटरशिप का एग्जांपल है, यहां पे भी कोई इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होते हैं। सेम इज द केस विद द चाइना भी एक ऐसे ही है, यहां भी सब एक ही पार्टी चल रही है, सीसीपी, और यहीं पे इन्हीं का रूल है और कोई वहां पे इलेक्शंस नहीं होते, और होते हैं तो नाम के होते हैं, उनकी कोई ऐसी नहीं होती।
इंडिया जैसा इलेक्शन आपको वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी इतना फ्री और फेयर इलेक्शन जो इंडिया में होता है आपको किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा, मार्क माई वर्ड्स। अब देखते हैं नेशन, कल्चरल आइडेंटिटी। नेशन क्या होता है? तो राष्ट्र उन लोगों का समूह है जिसमें कॉमन कल्चर, साझा संस्कृति, भाषा जैसी लैंग्वेज, इतिहास और पहचान होती है। और पीपल ऑफ ये लोग जो होते हैं ये भावनात्मक जैसे कि इमोशनल और उस कल्चरल जो है वो उस पर ये डिपेंड रहता है। तो शेयर्ड कल्चर क्या होता है? शेयर्ड कल्चर जैसे कॉमन ट्रेडिशंस हो गए, सबके रीति रिवाज सेम हो गए, वैल्यूज सेम हो गए, जो लोगों को जोड़ के रखती हैं। लैंग्वेज कॉमन हो गई, कॉमन लैंग्वेज लोग बोल रहे हैं, अगर सेम पास्ट सबका हिस्ट्री सेम है तो। और इमोशनल यूनिटी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी हो, सेम लैंग्वेज हो, सेम कल्चर हो और सेम ही सब कुछ सेम हो, चार चीज, तो ये बनती है कल्चरल आइडेंटिटी, नेशन। इसको बोलते हैं नेशन। तो ए नेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करता है जो कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री और सब आइडेंटिटी सेम उसको शेयर करते हो। अनलाइक अ स्टेट विच इज द पॉलिटिकल एंटिटी। स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है, नेशन इज बेस्ड ऑन इमोशनल एंड कल्चरल यूनिटी। तो नेशन जो होता है वो इमोशनल एंड कल्चर यूनिटी पे डिपेंड करता है और स्टेट जो होता है वो पॉलिटिकल एंटिटी होती है। तो अब देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है स्टेट वर्सेस नेशन में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं नेचर। नेचर क्या है स्टेट का? तो स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बताया था ना आपको, एक टेरिटरी है, उसमें लोग रह रहे हैं, तो इसको गवर्न करने के लिए स्टेट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इन्फोर्स लॉज, इस सब के लिए लॉ बनाना, लॉ को इन्फोर्स करना। तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये हो गया नेशन एक कल्चरल आइडेंटिटी। ये कल्चरल आइडेंटिटी है, जैसे कि दो ग्रुप ऑफ पीपल है, सेम इनकी लैंग्वेज है, दोनों आप सपोज करो इंग्लिश या हिंदी कुछ ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं या कोई और बोलते हैं, मराठी गुजराती, और सेम इनके कल्चर है, तो ये एक इनके सेम कल्चर हो गया। अब देखते हैं बेसिस क्या इनका बेसिस है। तो स्टेट एक टेरिटरी एंड गवर्नमेंट, और नेशन क्या है? शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री। सेम कल्चर और हिस्ट्री अगर है तो आपको ये चीज नेशन जो है वो यूरोप में बहुत देखने को मिलेंगे इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों के सेम कल्चर और हिस्ट्री जो है सबकी सेम सी है। जैसे आपने देखा होगा जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था तो काफी जर्मन लोग जो है काफी जगह रहते थे, सेम उनके कल्चर थे, सेम उनकी आइडेंटिटी थी। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आया है। अब फॉर्मेशन कैसे बने हैं? तो इसका जो फॉर्मेशन है वो लीगल और फॉर्मल है, जबकि ये इमोशनल और ऑर्गेनिक है। ये लोगों के इमोशंस पर डिपेंड करता है, जबकि ये लीगल है। दिस इज स्टेट। स्टेट इससे भाग नहीं आ सकता, ये स्टेट दूसरा है, ये कोई दूसरा है, इस टाइप से। अथॉरिटी, स्टेट सुप्रीम पावर है अपने यहाँ, ये इससे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। और यहाँ पे कोई लीगल पावर नहीं है, क्योंकि यह सब इमोशनल है, इमोशनल बेसिस पे बना हुआ है ये सब। अब एग्जांपल देखें तो इंडिया एज ए कंट्री, इंडिया एक स्टेट है, क्योंकि इंडिया में एक टेरिटरी बनी हुई है, पूरी इंडिया की एक टेरिटरी है और पूरा। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया की जो अभी रिसेंट टेरिटोरियल जो कोस्ट लाइन है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी कितने किलोमीटर अभी वो जो चेंज हुई है, वो कितनी नई न्यू कोस्ट लाइन की कितने किलोमीटर है जो अब आया? पहले तो 7515.6 किलोमीटर थी कोस्ट लाइन इंडिया की, लेकिन अब वो नई डेफिनेशन में चेंज हुई है। तो आप बताइए कितनी है वो नई डेफिनेशन, कितनी किलोमीटर हो गई है कोस्ट लाइन इंडिया की? तो आप स्टेट देख सकते हैं, इंडिया एज ए कंट्री और इंडियन पीपल एज ए कम्युनिटी। जैसे भारत के लोग जहां भी कहीं रह रहे हैं, जैसे कोई इंडिया में रह रहा है, कोई यूएसए में रह रहा है, कोई यूरोप में रह रहा है किसी कंट्री में, तो ये सब एक कल्चर, अगर ये सेम इनका सेम कल्चर है, सेम हिस्ट्री है, तो ये सब एक नेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और स्टेट हो गया एक टेरिटरी, जहां पे भी कहीं टेरिटरी है पूरी डिफाइंड और यहां पॉपुलेशन रह रही है, ये हो गया स्टेट। अब एक होता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट जैसे कि नेशन स्टेट हो गया जापान। जापान का एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहां पे सारे लोग एक जैसा ही कल्चर लैंग्वेज फॉलो करते हैं, जापान। और एक स्टेट है जिसमें कई सारे नेशन है, लाइक इंडिया। यहां पे इंडिया में डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, आप ऐसे भूल सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें विद्या सेतु इंस्टीट्यूट को। और
अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं आप उसका कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। ओके, थैंक यू एवरीवन।